तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। इन सभी में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए। देखो सुमेलित जो है नहीं बता रहा है, तो ये जो है ना आंसू, ठीक है। आंसू जो है एक कविता है, ठीक है। आंसू जो है यह एक कविता है जो कि ये सुमित्रा पंत के द्वारा लिखा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो है बिल्कुल गलत है। बोजक जो है ये कबीर के द्वारा लिखा गया है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। प्रेम वाटिका जो ये रसखान के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये आंसू सुमित्रानंद पंत के द्वारा जो है ये जो है ना नहीं लिखा गया है, ठीक है। आंसू जो है एक कविता है, ठीक है। आंसू जो है यह भी एक कविता है जो कि जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। किसका है? आंसू जो है एक कविता है जो कि जयशंकर प्रसाद का एक कविता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि सूरदास के गुरु जो है ये कौन थे, ठीक है। सूरदास के गुरु जो है ये कौन थे? सूरदास का गुरु जो है ये कौन था? देखो सूर्यदास का गुरु जो था ये वल्लभाचार्य था। कौन था? वल्लभाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, वल्लभाचार्य के साथ में चला जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि सूरदास के शिक्षक जो है ये कौन है, ठीक है। सूरदास का शिक्षक जो है ये कौन था? देखो सूर्यदास का शिक्षक जो था संत श्री वल्लभाचार्य ही था, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात किया जाए कि सूरदास के पद की भाषा जो है ये कौन सी है, ठीक है। सूरदास पद की भाषा जो पूछेगा तो भाषा जो ये ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना ब्रज भाषा हो जाएगा। और पूछेगा कि सूर सागर किसका ग्रंथ है, ठीक है। सूर सागर जो है ये किसका ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा महाकवि सूरदास का ही ग्रंथ है, ठीक है। तो इसे आप सभी को जो है ना याद रखना है। जितना पॉइंट बताया गया सही पॉइंट को जो है ना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये है कि काव्य में प्रयुक्त जैसे कि मुक्त शैली की क्या विशेषता है, ठीक है। मुक्त शैली की विशेषता जो है ये क्या है? काव्य में प्रयुक्त मुक्त शैली जो है, शैली की मुख्य विशेषता जो है यहाँ पर क्या है? देखो शैली की मुख्य विशेषता जैसे कि यहाँ पर ये होता है कि जैसे कि छंदों का प्रयोग क्या हो जाएगा? छंदों का प्रयोग जो कि ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि काव्य में प्रयुक्त चित्रण जो कि प्रधान शैली का ध्येय क्या है? ध्येय क्या है? देखो ध्येय जो यहाँ पर होगा जैसे कि क्या बोलते हैं कलात्मकता और कल्पनाशीलता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में जो कि यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। कलात्मकता और कल्पनाशीलता जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ में जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न ये है कि पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। पद्य साहित्य को जो है कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? देखो पद्य साहित्य को जो है टोटल 15 भाग में जो है इसे बांटा गया, ठीक है। पद्य साहित्य को टोटल जो है 15 भाग में बांटा गया है। और यहाँ पर हम बात कर ले कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 युगों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है। यानी कि 4 काल में से भी जो है हिंदी साहित्य को भी बांटा गया। और गद्य साहित्य का जनक की बात किया जाए कि गद्य साहित्य का जनक जो है ये कौन था? इसका जनक हो जाएगा भारतेंदु। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हो जाएगा। तो इसे भी आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर में। प्रश्न ये है कि लेखक में वाग्वेदक क्या है? लेखक में वाग्वेदक का आशय क्या है, ठीक है। वाग्वेदक का आशय जो है क्या है? लेखन में वाग्वेदक का राशय यानी कि आशय क्या है, ठीक है। ये आपको बताना है। देखो आशय यह है कि अभिव्यक्ति की प्रभाव पादकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में। और आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी का जो है आपका 2 क्लास, यानी कि हिंदी का जो है 2 क्लास होता है। एक तो शाम में, ठीक है। एक क्लास जो कि आपका शाम में होता है और एक क्लास जो कि आपको सुबह में,
ठीक है। एक क्लास जो है आपको सुबह में यानी कि 7:30 बजे PM में, ठीक है, सॉरी 7:30 बजे AM यानी कि मॉर्निंग में मिलता है, और एक क्लास जो है आपको 7 बजे PM में जो कि शाम में मिलता है। यानी कि हिंदी का क्लास जो है आपको 2 क्लास जो कि देखने को मिलता है, जिसमें से शाम वाला क्लास में जो होता है उनमें केवल ओनली जो कि व्याकरण को कवर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जो है छायावादी कवि है, ठीक है। छायावादी कवि जो है इसमें से कौन है, ये आपको बताना है कि छायावादी कवि जो है ये कौन है। देखो छायावादी कवि जो है, छायावादी कवि ये जो है सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ठीक है। छायावादी कवि जो है ये कौन होगा, तो ये जो है सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C के साथ में हमारा चला जाएगा, ठीक है, सुमित्रानंद पंत के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, ठीक है। कामायनी जो है यह किस प्रकार का ग्रंथ है, कामायनी जो है यह किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये जो है महाकाव्य ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रंथ होगा, तो ये जो है महाकाव्य ग्रंथ हो जाएगा। कामायनी जो है एक प्रकार का महाकाव्य ग्रंथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C के साथ में हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको मिला है, इन सभी में से ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे जो कि मिला है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये जयशंकर प्रसाद को मिला हुआ है, ठीक है। किसे मिला हुआ है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि ये हमारा जयशंकर प्रसाद को ही मिला हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर A के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ है कि जयशंकर प्रसाद को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मिला है। ऑप्शन नंबर A के साथ में हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भूषण, ठीक है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है, ठीक है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर जो है ये क्या है, प्रधान स्वर जो है ये क्या होगा, व्यंग्यात्मक क्या हो जाएगा, व्यंग्यात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A के साथ में चला जाएगा कि व्यंग्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर जो है ये व्यंग्यात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A के साथ में जो कि हमारा चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर A के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है, नाट्य शास्त्रकारों के द्वारा अमान्य रस जो है ये क्या है, अमान्य रस जो है ये क्या है। देखो अमान्य रस जो है जैसे कि विभत्स रस हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D के साथ में हमारा यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर D के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है, कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक जो है ये क्या है। कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक की यहाँ पर बात की जाए तो इसका शीर्षक यह है आनंद, क्या है, इसका शीर्षक का नाम क्या है, तो इसका शीर्षक का नाम है आनंद, क्या हो जाएगा, आनंद। ऑप्शन नंबर C के साथ में चला जाएगा, आनंद के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, ठीक है। कि गागर में सागर भरने का काम जो है यह किस सागर ने जो है किया है, किस कवि ने किया है, ये आपको बताना है कि गागर में सागर भरने का कार्य जो है किस कवि ने किया है। देखो ये जो है ना बिहारी ने किया है, किसने किया है, तो ये जो है ना बिहारी ने किया है। गागर में सागर भरने का कार्य जो है ये बिहारी ने किया है। ऑप्शन नंबर A के साथ में हमारा चला जाएगा, बिहारी ने जो कि इसे किया है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना जो कि किया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना जो कि ये किया था, कौन सी रचना जो है ये किया था। देखो ये रचना जो किया था रक्त चंदन, कौन सी रचना किया था, तो ये रचना का नाम था रक्त चंदन। ऑप्शन नंबर A के साथ में चला जाएगा, उस रचना का नाम जो है उस रचना का नाम हो जाएगा रक्त चंदन, ठीक है, रक्त चंदन जो कि ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर में कि मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई है। मैथिली शरण गुप्त जी की पहली
उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई है? किस भाषा में रची गई है? देखो यहाँ पर भाषा की बात किया जा रहा है तो खड़ी बोली क्या हो जाएगा? खड़ी बोली जो है ना एक भाषा था, उसी भाषा में जो कि यह रची गई है। ठीक है, खड़ी बोली ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, खड़ी बोली के साथ में। ठीक है, खड़ी बोली के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है किसने किया है? ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है ये किसने किया है? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है ये किसके द्वारा हुआ है? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है, यहाँ पर बात किया संपादन तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो कि इसे किया गया। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो कि किया गया है। ठीक है, महाप्रसाद द्विवेदी के द्वारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो है बात किया जाए कि आचार्य, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जनवरी 1903 से 1920 तक इसका जो कि संपादन किया गया है। ठीक है, और काशी पत्रिका के प्रथम संपादक जो है ये कौन था? ठीक है, काशी पत्रिका के प्रथम संपादक पूछेगा तो राजेंद्र यादव हो जाएगा। ठीक है, काशी का, ठीक है, काशी का था। आपको याद रखना कि काशी जो है किसने मतलब लिखा है, तो ये राजेंद्र यादव ने जो कि लिखा है काशी को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? ठीक है, ऐसी कौन सी रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? देखो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जो है ये कदम्बड़ी क्या है? कदम्बड़ी जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, कदम्बड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जो है ये कदम्बड़ी जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा चला जाएगा। और बात किया जाती है कदम्बड़ी जो है किसकी रचना है, तो कदम्बड़ी जो है ये बाण भट्ट का रचना है। किसका रचना है? तो कदम्बड़ी जो है ये बाण भट्ट का एक रचना है। ठीक है, कदम्बड़ी जो है किसका रचना है, यहाँ पर हो जाएगा बाण भट्ट का एक रचना है। तो इसे आपको अच्छी से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सिंह ने जो है अधिकांश जो है क्या लिखा हुआ है? नामवर सिंह ने अधिकांश जो है क्या लिखा है? ठीक है, नामवर सिंह ने अधिकांश जो है क्या लिखा है? तो ये जो है ना अधिकांश जो है ना आलोचना को लिखा है। क्या चीज़ को लिखा है? तो अधिकांश जो है आलोचना को लिखा है। नामवर सिंह ने अधिकांश जो है ये आलोचना को लिखा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा चला जाएगा कि आलोचना को जो है नामवर सिंह ने जो है अधिकांश बार लिखा है। ठीक है, आलोचना को। चलिए अगला प्रश्न है कि गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखा है? ठीक है, गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास को लिखा है? किस प्रकार के उपन्यास को लिखा है? देखो ये जो उपन्यास को लिखा है जैसे कि तिलस्मी, क्या हो जाएगा? तिलस्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिलस्मी। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हो जाएगा कि तिलस्मी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिलस्मी, जो कि ये गोपाल दास गहमरी ने जो उपन्यास को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वरूपता यथावाद होता है? स्वरूपता यथावाद होता है, अथर्ववाद होता है। देखो ये जो होता है जैसे कि जीवन, ठीक है, जीवन के असुंदर पक्ष की मतलब एक जो प्रस्तुता होता है। ठीक है, कि जीवन के सुंदर पक्ष का क्या होता है? एक प्रस्तुता होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि कबीर निम्नलिखित में से किसे समकालीन थे? कबीर जो है किसके समकालीन थे? कबीर जो है ये जो है किसके समकालीन थे? देखो कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, कबीर जो है ये किसके समकालीन थे? तो कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना कि कबीर जो है ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के सिकंदर लोदी के समकालीन थे कवि। चलिए अगला प्रश्न है कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को जो है आपको चूज करना है। ठीक है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प जो है यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो होगा राजनीतिक समस्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि राजनीतिक समस्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है ये क्या है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो होगा ये प्रिय प्रवास होगा। क्या होगा, प्रिय प्रवास होगा। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है ये प्रिय प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है ये प्रिय प्रवास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो है ये कौन थे। देखो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले यहाँ पर जो हो जाएगा ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार जो है ये कौन है। ठीक है, सर्वाधिक कहानीकार जो है ये कौन है। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार जो है ये कौन है। प्रसिद्ध, देखो ये प्रसिद्ध की बात किया जाए तो प्रसिद्ध जो है ना ये प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, प्रेमचंद के साथ में जो कि हमारा चला जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न यह है कि प्रथम सूफी प्रमाख्यानक काव्य की रचयिता जो है ये कौन है। ठीक है, इसका रचयिता जो है ये कौन हो जाएगा। देखो इसका रचयिता की बात की जाए तो इसका रचयिता जो है ना ये मुल्ला दाऊद। कौन था, मुल्ला दाऊद था। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि मुल्ला दाऊद था। ठीक है, मुल्ला दाऊद। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर में कि सूर्योदय से कौन सी पक्षी प्रसन्न होता है। ठीक है, सूर्योदय से जो है ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि वो पसंद होता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, सूर्योदय से। देखो सूर्योदय से जो है एक मतलब पक्षी होता है जिसका नाम है चक्रवाक। क्या नाम है, जिसका नाम होता है चक्रवाक। ठीक है, सूर्योदय से जो है ना एक पक्षी का नाम है चक्रवाक। यही जो कि वो क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसे कहा गया है। ठीक है, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान जो है किसने कहा है, किसने कहा है, ये जो है किसने कहा है। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान जो है ये किसने कहा है। देखो ये आख्यान जो है ना ये प्रेमचंद ने कहा है। किसने कहा है, तो आख्यान जो है ये प्रेमचंद ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा कि प्रेमचंद ने जो किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न ये है कि चारण काव्य की भाषा क्या है। ठीक है, चारण काव्य की भाषा जो है ये क्या है आपको बताना है। ठीक है, कि चारण काव्य की भाषा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो चारण काव्य की भाषा की यहाँ पर बात किया जाए तो इसका भाषा जो है एक अवहट हो गया है, एक अवहट भाषा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अवहट भाषा मतलब भाषा होता है। वही भाषा जो कि ये चारण काव्य की भाषा थी, अवहट भाषा। ठीक है, अवहट भाषा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, तो आज का वीडियो जो कि हमारा यानी कि ये देखो हिंदी का यानी कि आपको फिर से बताते हैं कि हिंदी का 2 प्रैक्टिस सेट होता है जो कि एक तो 7 यानी कि 7:30 बजे मॉर्निंग में होता है। ठीक है, 7:30 बजे मॉर्निंग में होता है जो कि केवल हिंदी का प्रश्न आपको करवाया जाता है, जिसमें जैसा कि कवि हो गया, रचयिता हो गया, मतलब कुछ ने कौन सा कविता को लिखा है, ये सब वाला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे मतलब सुबह वाला क्लास में देखने को मिलता है। और शाम वाला क्लास में ओनली जो कि 7 बजे PM में आप ओनली जो है केवल व्याकरण को जो कि कवर करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।